मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। दो बातें हुआ करती है, एक है स्वच्छंदता और एक होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यह प्रत्येक जीव नहीं, प्रत्येक कण कण का अपना अधिकार है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक कण कण स्वाधीन है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वातंत्र्य है, इसी का तो नाम है। स्वातंत्र्य में आनंद है, स्वातंत्र्य में विवेक है, स्वातंत्र्य में स्वातंत्र्य का मतलब पराधीनता नहीं, ऐसा ही समझ में आता है, बराबर। मतलब पराधीनता के विरुद्ध स्वाधीनता हुआ करती है, जबकि स्वच्छंदता में पूरी पराधीनता हुआ करती है। मतलब जीव स्वच्छंदी तभी होता है जब किसी न किसी विषय के वो पराधीन होता है, और तभी वो कहता है कि हमें बंधनों में क्यों डालते हो। एक स्वाधीन व्यक्ति भी ये कहता है मुझे बंधनों में मत डालो, एक स्वच्छंदी जीव भी यही कहता है कि मुझे बंधनों में मत डालो। फर्क बस इतना है, स्वच्छंदी जीव अपने विषय कषाय को पोषण करने के लिए, अपने भोग विलास को, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसा कहता है कि हमें बंधनों में मत डालो। हम चाहे उसके साथ घूमे फिरे, हम चाहे उसके साथ भोग करें, हम चाहे वो खाए पिए, हम चाहे उसके साथ उठे बैठे, तुमको क्या। ये स्वच्छंदता है। हम चाहे वो करें, हम चाहे वो बोले, हम चाहे वो पहने, इससे तुमको क्या। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में विवेक हुआ करता है, स्वच्छंदता में पूरा पूरा अविवेक हुआ करता है। क्योंकि विवेकी अगर होता तो स्वच्छंदी थोड़ी ना कहलाता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्रायः इनको बहुत मिक्स किया जाता है, और लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं यह आज़ाद देश है, इसमें हर एक के पास स्वतंत्रता है। तुम मेरे क्या फ्रीडम के साथ तुम कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नहीं खिलवाड़ कर सकता। ये राज्य घटना का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक दिया हुआ अधिकार है कि तुम स्वतंत्र हो। क्या हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबके पास ये स्वातंत्र्य है। परंतु स्वच्छंदता के लिए कोई यहाँ पर ये मंजूरी नहीं दी है। स्वतंत्रता ज़रूर दी गई है, स्वच्छंदता नहीं दी गई है। और जब जीव स्वच्छंदी होता है, चार्वाक मत वहीं से चालू होता है। स्वच्छंदी जीव ही चार्वाक हुआ करता है, ये आप समझ लीजिए। चार्वाक स्वच्छंद होता है, स्वच्छंद चार्वाक होता है, दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों भी तरफ से व्याप्ति बैठेगी। चार्वाक मत की कल अपन चर्चा कर रहे हैं। कल वैसे चर्चा पूरी हो गई थी, और कल अंतिम पैराग्राफ में एक स्वच्छंद प्रवृत्ति ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था। एक मिनट में वो प्रकरण भी खोल लूं। हाँ जी, स्वच्छंदी चार्वाक होता है, क्या हम निश्चयावासी को भी चार्वाक मत में ले सकते हैं क्या? गुड क्वेश्चन। ये इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ अभी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि निश्चयाभासी को भी हम क्या चार्वाक में ले सकते हैं क्या। तीन बातें, तीन जनों को सामने खड़ा कीजिए। एक 136, देखो तीन जीवों को सामने खड़ा कीजिए, एक सांख्य, एक चार्वाक और एक निश्चयाभासी। और चाहे तो चौथा जीव को भी आप खड़ा कर सकते हैं, कौन, सम्यक दृष्टि। चारों भोगों में प्रवृत्ति करते हुए देखे जाते हैं, बराबर। सम्यक दृष्टि को तो आप अलग कैसे कर सकते हैं, आप बड़ा सरल सा उत्तर है, आप खुद दे सकते हैं। कैसे अलग करेंगे सम्यक दृष्टि को।
सम्यक श्रद्धा रागादि विषय कसाय से रहित होता है। बराबर बराबर, श्रद्धान के स्तर पर वो पूरी तरह टूट चुका है, रागादि विषय कसाय से रहित, विषय कषय से वो रहित हो गया है। भले ही विषय भोगों में प्रवृत्ति होते हुए देखी जाती है, परंतु वो सब चारित्र मोह के जनित, दर्शन मोह जनित या फिर अनंतानुबंधी के जनित जो भी हो रहा था उसको लेकर के विषय भोग वो नहीं करता है। बराबर, और इसी को तो कहा जाता है ना कि वो भटक नहीं रहा है परंतु अटक जरूर रहा है, ये चारित्र मोह की वजह से ना चाहते हुए भोगता है, ये सब कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि को तो हम बराबर अलग कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तीन चीज सामने और दिख रहे हैं हमारे, चार्वाक, निश्चयभाषी और सांख्य। क्या फर्क है इन तीनों में? निश्चयभाषी तो सर्वज्ञ देव की वाणी मान करके भोगों में प्रवृत्ति करता है। समझ रहे आप, ये डिफरेंस लिखिए, हाँ ये डिफरेंस लिखिए आप। सर्वज्ञ देव की वाणी मान करके ये विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है। कौन? निश्चयभाषी। चार्वाक मतलब क्या है? चार्वाक ये मत नए से स्थापित हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों में प्रवृत्ति करना ये तो जीव की अनादि से चली आ रही है। सो चार्वाक इज नथिंग बट ये अनादि का धारा प्रवाह है, अनादि का धारा प्रवाह है ये। और सांख्य सब कार्य ईश्वरकृत मानता है और पुरुषार्थहीन हो बैठा है, इसलिए विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है। समझ में आया अंतर? तो क्या इतना अंतर है क्या? निश्चयभाषी सर्वज्ञ देव को मान के स्वच्छंदी हुआ है और चार्वाक सर्वज्ञ देव को नहीं मानते हुए स्वच्छंदी हुआ है। हाँ वैसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर्वज्ञ देव की वाणी मानकर, और अपन निश्चयभाषी में जब अपन देखेंगे तो वो सारे के सारे जितने भी आधार देगा, सारे जैन ग्रंथों के आधार देगा, इसलिए वो जैन मत में जन्मा है, जैन कुल में जन्मा हुआ है। और सर्वज्ञ देव की वाणी मान करके कुछ करना कुछ ना रहा जैसे ये मान करके नास्ति सर्वोपि संबंधा, क्या संबंध है, और ऐसा कह करके विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है। ठीक है। और चार्वाक निश्चयभाषी के भी दर्शन मोहनीय का उदय तो है ही। ऑफ कोर्स है, 100% है। क्योंकि निश्चयभाषी यह मिथ्या दृष्टि का एक भेद है। मिथ्या दृष्टि के 4 भेद, निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी, उभयाभाषी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसे 4 भेद मिथ्या दृष्टियों के बताए हैं। और एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब वो तो मिथ्या दृष्टि से अपोजिट हो गया। ठीक है, करेंगे अपन चर्चा, 7वां अधिकार आएगा तो विशेष चर्चा करेंगे। बट अभी आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर रहा, ये मैं वैसे नोट करके लाया था। 3 जनों के बीच में अंतर, चार्वाक, सांख्य और निश्चयभाषी। सांख्य का तो आपको समझ में आ गया बाबा, सब कुछ ईश्वर। अब इसमें एक और जन को जोड़ सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं जरा विचार कीजिए। बौद्ध मत नहीं। विचार कीजिए, उसकी भी काफी लंबी चर्चा चली है अपनी। ज्ञान, योग, मीमांसा। हाँ जी आना जी। मीमांसा वाला कोई बात, ये तो सांख्य में भी आ गया ना, सांख्य में जा गया ना, ये अलग ही है। ये ज्ञान योग मीमांसा ये ब्रह्मवादी में आता है ना। हाँ वही ब्रह्मवादी ये मीमांसक मत में आएगा। बराबर, अपन ने देखा था ना मीमांसक मत के 2 भेद, एक कर्मवादी एक ब्रह्मवादी। और ब्रह्मवादी के भी फिर अपन ने योग मीमांसक में देखा था कि एक भक्ति योग मीमांसा है, ज्ञान योग मीमांसा। याद आ रहा है क्या कुछ, या भूल गए हैं? सब एक जैसा ही लग रहा है ना। हाँ सब एक जैसा लग रहा है, बात तो सही है, बट थोड़ा सा अंतर तो करना पड़ेगा। और
देखो सब एक जैसे लगने के कारण क्या है, क्योंकि मान्यता सबकी सेम है। तो भले ही धर्म के नाम अलग अलग हो, उनकी मान्यता के नाम अलग अलग हो, परंतु वो मान्यता तो सेम है ना। नाम, व्हाट इज इन द नेम, नाम से फर्क क्या पड़ता है, बराबर। तो यही बात है, ठीक है। इसलिए आप चाहे तो इसमें ज्ञान योग मीमांसा को भी डाल सकते हैं। और ज्ञान योग मीमांसा वाले 4 पॉइंट क्या थे, कोई बता सकता है क्या? वो 4 पॉइंट क्या थे? मैं शुरुआत करता हूं। आप जान जान कर प्रवर्तता है और शरीर का धर्म बतलाता है। कोई आगे के 3 पॉइंट का कंप्लीट कर सकता है? एक तो होता है ना, स्वयं उद्यमी होता है वो होकर ये होकर कार्य करता है। आपने शुरुआत बराबर की थी। स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है और प्रारब्ध अनुसार बतलाता है। स्वयं की इच्छा से करता है और कहता है ईश्वर की इच्छा है। ये ईश्वर की इच्छा, ये सांख्य मत वाला भी वैसे ही मानता है, बराबर। सांख्य मत वाला भी वैसे ही मानता है। तो आप इसमें चाहे तो ज्ञान योग मीमांसा भी जोड़ सकते हैं, बराबर। और चौथा, हमको तो विकल्प क्या है, स्वयं विकल्प करता है और कहता है हमको तो विकल्प नहीं करना। ये ज्ञान योग मीमांसा वाले ये 4 पॉइंट हो गए, ये आपको बराबर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो जो मुझे एक खुलासा थोड़ा करना था कि स्वच्छंद प्रवृत्ति का और स्वतंत्रता का, ये मैंने बराबर से खुलासा कर दिया है। ज़्यादा कोई कहने लग जाए ना कि ये तो हमारे चारित्र मोह की वजह से हो रहा है साहब, और आज की जनता अध्यात्म को सुन करके इतनी विषय भोगों में प्रवृत्ति करती है कि वो विचार नहीं करती है कि हम 5 पापों में कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं। और कल अपनी चर्चा आई भी थी क्या, कि 2 इंद्रियों को लेकर के सर्वाधिक पाप होते हैं। बताना कुमकुम जी, आप ही ने बताया था। स्पर्शन और रसना। बराबर, स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्रियों को लेकर के। और सबसे पहले यही 2 इंद्रियां आती है, बराबर। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिया, फिर रसन इंद्रिया, फिर घ्राण इंद्रिया, फिर नेत्र और फिर कर्ण इंद्रिय, बराबर है। तो स्पर्शन और रसना को लेकर के ही, स्पर्शन को लेकर के ब्रह्मचर्य का जितना भी घात होता है वो स्पर्शन को लेकर के। और रसना, आज जीव के इतने लोलुपी हो गए हैं, आज ये खाना, आज वो खाना, आज ये खाना, वो खाना, मतलब रुकते ही नहीं है, उनका मुंह चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। वो जानवर लोग क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, नहीं करते, कुछ चलते ही रहता है उनका। बस ये आज के लोग यही करते रहते हैं। ऑफिस में तो मैंने खूब देखा है, अब भी भोजन करके आए। हाँ, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती है, जैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, तो 2 इंद्रिय में तो दोनों ही समाहित हो जाते। रसना इंद्रिय जिधर है उधर स्पर्शेंद्रिय है ना, है ना। फिर घ्राणेन्द्रिय में ऐसे ही है कि रस भी है और ये भी है स्पर्शन, बराबर। ऐसे पाप की मुख्यता से मैं बोल रही हूँ, पाप की मुख्यता से। नहीं, मैं समझा नहीं। आप समझे? नहीं। यानी अभी रसन है, रसनेन्द्रिय करते हैं, जो भी रस लेते हैं तो उसको स्पर्श तो है ही, हाँ, इंद्रिय तो है ही, लेकिन वो रस दोनों को एक साथ में ग्रहण करता है ना, जब भी रस ग्रहण करता है तो। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब अपन ने ऊपर वाली इंद्रिया कह दी तो उसके पहले वाले को लेकर के जितने भी पाप होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं, वैसा? हाँ, वैसे ही थोड़ा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि कर्णेंद्रिय को लेकर के बहुत पाप करता है, तो नेत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय, इनको लेकर के भी वो विशेष पाप करता ही होगा, यही? हाँ, वैसे ही है, वही। हाँ, वही है, यही कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा तो नहीं बैठेगा ना, क्योंकि तो कर्णेंद्रिय में सबसे ज्यादा पाप में आ जाएगा ना, तो ऐसे। नहीं, वैसा
जाने दो, मुझे कंटेंट नहीं बैठकर चलो आप थोड़ा आप स्वयं विचार कीजिए, आप कल इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितनी भी इंद्रियां हो, अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। कितनी भी इंद्रियां हो, सबसे ज्यादा पाप इन दो इंद्रियों को लेकर के होता है, स्पर्शनेंद्रिय को लेकर के और रसनेंद्रिय को लेकर के। इन दो इंद्रियों का ही इतना प्रयोग किया जाता है, इतना प्रयोग किया जाता है कि उसकी हद नहीं। हाँ, मैं तो ये कह रहा था, मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, खाना हुआ नहीं, आधे घंटे में अरे यार आज वो टिफ़िन लाया था, खोलो वो टिफ़िन, चने फुटाने चालू हो जाते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट चालू हो जाते हैं, और पूरे जितना डिपार्टमेंट होता है, जितने अगल बगल के जितने भी डेस्क होते हैं, सब में वो सर्कुलेट किया जाता है, और एक हाथ दूसरा तो वो ले ही लेते हैं। अभी आधा घंटा हुआ, आधे घंटे के बाद ये खा लिया, और आधे पौने घंटे के बाद लगभग मैं आपको कहूँ हमारा भोजन लगभग 1:15 बजे होता है चालू, और 1:45-2 तक पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 3:15 बजे 3-3:15 बजे शार्प चाय वाला आ जाता है, चाय कॉफ़ी वाला। अरे भले आदमी, यहाँ तक अभी पानी तक हिला नहीं है पेट का, और तू चाय लेकर के आया है। और लोग चाय उस टाइम पे लेते ही लेते हैं, उस टाइम पर चाय ना ले तो उनको बड़ी बेचैनी होती है, ये चाय नहीं दिया, आज चाय नहीं आ गई, चाय नहीं, आज कॉफ़ी नहीं, आज चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं। अरे बाबा रुको तो, 1 घंटा नहीं हुआ है अभी तक खाना खा के, नहीं चाय तो चाहिए, वरना नींद आती है। लोग बहाने भी तैयार है, भले आदमी हम तो कभी लेते नहीं है, हमको तो बराबर नींद नहीं आती, तुम्ही को नींद कैसे आ जाती है। तो कहने की बात यह है, चलते ही रहता है। 3-3:15 बजे चाय हो गई, फिर 4:30 बजे थोड़ा सा कुछ 4-4:15 बजे लगेगा, यार भूख लगी है, चलो थोड़ा सा वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। वेंडिंग मशीन क्या है जानते हैं? आजकल कंपनियों में ना एक ऐसी मशीन रखी होती है, और उसमें खाने के बहुत सारे पैकेट आइटम्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, कुरकुरे, वेफर्स और बिस्किट, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब भर के रखा होता है। और एक ऐसी मशीन होती है, उसमें आपको सिर्फ आपको एक नंबर डालना होता है कि आपको कौन से नंबर का आइटम चाहिए, और उतना पैसा आपको पे करना होता है, तो बराबर आपको वो वस्तु मिल जाती है। और 4-4:15 हुए नहीं कि चालू हो जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, कोई कुछ और खाने पीने की सामान ले आ जाता है। और 5:30, अब मैं अपनी बात कहूँ, मैं तो रात्रि में भोजन करता नहीं हूँ, 5:15 तक मैं 5:15 5:30 तक मैं अपना शाम का भोजन करने के लिए चला जाता हूँ। तो मेरे साथ फिर से आ जाते हैं कैंटीन में, चलो आज अब मेरे साथ दबा के नाश्ता करते हैं वो लोग भी। कभी वड़ा पाव होता है, कभी कच्ची दाबेली होती है, कभी पानी पूरी होती है, और भर भर के खा लेते हैं। नहीं कहने वाले भी भर भर के खा लेते हैं, यार नहीं खाना है, नहीं खाना, और खा लेते हैं। अरे इतना खाते हैं, और रात को जाकर के फिर खाने वाले हैं, ये रात को घर जाकर के फिर खाने वाले हैं। चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। कोई खाली पैकेट दिखा, अरे यार भूख लगी है, पैकेट दिखते से ही उनको भूख लगने लग जाती है। आज इतनी बड़ी हालत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि रसनेंद्रिय के इतने लोलुपी हो गए, इतने लोलुपी हो गए, पूछो मत। और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, आप बस रास्ते से चलो, इन लोगों को क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना, जो इंग्लिश में इसको फूडी कहते हैं, ही इज़ वेरी फूडी। फूडी मतलब बहुत खाने पीने को लेकर के बहुत शौकीन है ये आदमी। तो जाते जाते अगर उसको कोई होटल दिखे, कोई पानी पूरी वाला, कोई ठेले वाला दिखे, अरे चलो एक काम करते हैं, आज थोड़ा कर लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, थोड़ा वड़ा पाव खा लेते हैं, क्या होता है यार, बहुत मन कर रहा है, खा लेते हैं, तो खा लेते हैं। और घर पे जाकर के भोजन भी करेंगे, बड़ी हालत ख़राब है, बड़ी हालत ख़राब है। और क्यों फिर ऐसे खाने, इतना अगर खाते पीते रहेंगे तो क्यों मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्यों बीपी नहीं होगा, क्यों अपना शुगर नहीं होगा, क्यों डायबिटीज़ नहीं होगी? होगा ही होगा, 100% होगा। जितनी बार हम मुंह झूठा करते हैं उतनी बार इंसुलिन का एक डोज छूटता है, और जितने ज़्यादा इंसुलिन का डोज छूटेगा उतना ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा, आपको शुगर की दिक्कत होगी, डायबिटीज़ की दिक्कत होगी, सब दिक्कतें चालू हो जाती है। और जितना जंक फूड खाएंगे, बीपी आदि की भी, कोलेस्ट्रॉल आदि की दिक्कतें तो हम खास चलती ही रहती है, क्या कहें। और मानते नहीं हैं, कहते तो है कि, अब मैं आपको और असली बात बताऊं, सब लोग कहते हैं, सब के सब लोग कहते हैं मुझे देख करके कि यार ये जो बंदा करता है ना, ये परफेक्ट करता है। क्या कहते हैं? मुझे देख करके ये कहते हैं कि यार ये जो खान पान के रूटीन फॉलो करता है ना, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। और फिर वहीं पर जा कर के
थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेकर के आएंगे और खाना चालू कर जाएंगे। अरे अगर बेस्ट तो फॉलो करो ना, मतलब समझता तो है बट इम्प्लीमेंट करने का अरे नहीं नहीं यार, हाँ हम कहाँ करेंगे, हम कुछ हमारी उम्र है क्या ये करने की, तुम करते हो ये बहुत बड़ी बात है, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और मतलब उनको दिक्कत भी पता नहीं है यार देखो मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, मुझे बीपी की दिक्कत है, मुझे शुगर की दिक्कत है, और खाना भी है उतना, मतलब कैसे कहा जाए। और अब्रह्म को लेकर, स्पर्शन को लेकर के मैंने जैसे कहा, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ अब्रह्म को लेकर के, अब्रह्म तो आज इतना फैला है, इतना फैला है कि पूछो मत। कई बार देखने में आता है कि एक लड़का दो दो तीन तीन लड़कियों को घुमाता है, कभी एक के साथ होता है, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, और सबको चकमा देते रहता है। और सबके साथ, अब मैं कहना नहीं चाहता वो खराब शब्द है, बट सबसे अपना फ़ायदा ले लेता है। अब कैसे फ़ायदे ले लेते हैं आप समझ जाइए, मतलब बहुत विडम्बना है, इतनी विडम्बना है, कभी एक के साथ संबंध रखता है, कभी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखता है, कभी तीसरे के साथ, और तीनों के साथ कहता है, तीनों को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये भी कोई बात है क्या, मतलब तुम घुमा रहे हो, और एक को नहीं तीन तीन को घुमा रहे हो, और तुम भी जानते हो कि तुम किसी से शादी वादी तो छोड़ो, तुम तो सिर्फ अपना फ़ायदा करना चाहते हो। तुम, मैं बहुत ख़राब वर्ड है, मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट क्या है, तुम बस अपनी हवस मिटाना चाहते हो, बहुत ख़राब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, तुम बस अपनी हवस मिटाना चाहते हो और कुछ नहीं, तुम्हें तो बस अपनी कषाय का पोषण करना है। इतने के लिए वो न जाने कितने नाजायज़ संबंध रखता है। सेम अप्लाइज टू अदरवाइज। अब लड़कियों की भी बात वैसी है, दो दो तीन तीन लड़कों के साथ संबंध रखती है। एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं, ये पंडित सचिन जी ने एक बार सुनाई थी। कोई एक महिला आई उनके पास में, और उन्होंने कहा, मतलब प्रवचन में ऐसी एक बात पंडित जी ने कही, पंडित सचिन जी ने, कि स्वच्छंदी जीव को क्या होता है, मतलब इसी थीम पर बात चल रही थी। हाँ, तो मैं उस मुद्दे को आधार बना करके अपनी बात थोड़ी कहता हूँ। उन्होंने प्रवचन में ऐसा कहा, क्या फ़र्क पड़ता है स्वच्छंदी जीव को, हमसे नहीं, स्वपुरुष से नहीं तो किसी और के साथ, स्वस्त्री से नहीं किसी और के साथ, स्वपुरुष से नहीं किसी और पुरुष के साथ अपन भोगेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसी सभा में एक स्त्री बैठी थी, वो स्त्री आई उनके पास और फूट फूट करके रोने लग गई, अपनी पूरी आप बीती बताने लग गई, और कहने लग गई कि मेरा पति है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। सच्ची घटना है, आप समझना, मतलब आप विचार करेंगे कि क्या ऐसी भी बात संभव है। वो महिला कह रही थी कि मैंने आज तक 8 पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रखा है, नाजायज संबंध रखा है, उसमें से एक जैन ब्रह्मचारी भी रहा है। और आश्चर्य की बात, ब्रह्मचारी भी मान गया कि मैं आपके साथ भोग भोगूंगा। और कहाँ का, आप, मैं उस स्थान का नाम बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे, सोनगढ़। सोनगढ़ का एक ब्रह्मचारी है, सोनगढ़ ही, मोस्ट प्रोबेबली सोनगढ़ ही होना चाहिए, सोनगढ़ या सूरत, कोई तो भी एक जगह होनी चाहिए, इतनी परम पवित्र जगह है। और वहाँ के ब्रह्मचारी के साथ ऐसी बात है, मतलब बहुत विचारणीय बात है, क्या कहे, क्या कहा जाए। एक और घटना उन्होंने सुनाई कि गुजरात का कोई एक साधर्मी भाई है, उसकी पत्नी ये रात रात भर किसी लड़के के साथ चिट-चैट करती रहती है, और ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से बहुत डाउन होंगे, बहुत संपन्न है वो घर, वो पति का घर बहुत संपन्न है आर्थिक रूप से, फिर भी वो लड़की किसी और पुरुष के पास जाती ही जाती है। एक और केस है, मतलब आप विचार नहीं करेंगे, इतनी घटना है। एक पुरुष आया पंडित जी के पास, पर सारे पंडित सचिन जी की उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, उनके सामने जो कोई केस आई है, ठीक है। मतलब पंडित सचिन जी कहते हैं कि यार कैसी विचित्रता है इस जगत में। एक व्यक्ति आया उनके पास, वो कहता है मैं, मेरी स्त्री, ये शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की है ये बात, आज फिर भी कर देता हूँ। एक पुरुष आया उनके पास, वो कहता है मैं अपनी स्त्री को बराबर से शारीरिक रूप से संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभी दिन में 3-3 4-4 बार भोग लेता हूँ, दिन में 3-3 4-4 बार भोग लेता हूँ, परंतु फिर भी मेरी पत्नी किसी और पुरुष के घर जाती ही जाती है। अब क्या किया जाए, क्या समझा जाए। अब इतनी विचित्र बात है, आज लोगों की विषय वासना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब क्या कहा जाए।
अब किसी को लगा है क्या कि यार ये समस्या पहले बहुत कम थी और अब बहुत बढ़ने लग गई है? जी सर, वो तो है ही। और इसमें एक चीज ऐसी भी है सर कि पहले जो स्त्रियां मर्यादा में रहती थी, अब सारी मर्यादाएं छोड़ चुकी है। हाँ हाँ तो हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है। फिर से मैं जॉब करती हूँ सर, तो मुझे मालूम है हमारे ऑफिस में भी नहीं पहनने के कपड़े सब पहन के सामने वाले को रागी उत्पन्न कराने के लिए आते हैं, तो ये तो होने वाला है। अब ये मार्क करना, हाँ, ये एक विशेष बात है। आप मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। क्योंकि क्या है, कभी पुरुष के माध्यम से बात कही जाए ना तो कोई स्वीकार नहीं करता है, परंतु एक स्त्री के माध्यम से ये बात कही जाए ना तो, और कभी भी आप देखना, मैं 95% केसेस में कह सकता हूँ, 5% केसेस तो अपवाद होते ही है, 95 या 99% ले लो, चलो 99% किसी भी लैला मजनू को देखना, किसी भी लड़का लड़की को जो साथ में है उनको देखना, किसी भी पति पत्नी को देखना, पति पत्नी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, किसी को भी देखना जो आपस में लड़का लड़की साथ में चल रहे हैं, आप पाएंगे कि लड़की बहुत ही शील भ्रष्ट कपड़े पहनती है, लड़का बराबर प्रॉपर एकदम प्रेजेंटेबल होता है। लड़का प्रॉपर फुल स्लीव्स में मिलेगा आपको, फुल स्लीव्स या हो सकता है हाफ स्लीव्स में मिलेगा, फेयर इनफ। और लड़की एक स्लीवलेस पहनती है और यहाँ से फटा है, वहाँ से निकला है, और न जाने कैसे कैसे विचित्र कपड़े पहनती है, ये वे ही जाने। और ये आप नोटिस करना, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को देखना, एक्टर एक्ट्रेस को जोड़े को देखना, एक एक्टर बराबर आपको मतलब विदेश फुल कपड़ों में दिखाते हैं उसको, हाँ लड़की के कपड़े ही होते बराबर। अच्छा हुआ आप ही ने कहा अच्छा हुआ आप ही ने कहा ये कि लड़की के कपड़े ही नहीं होते, मतलब नहीं होते सर। क्या, कितनी विचित्र बात है। और पहनने के नाम पर फिर वो कहाँ होते सर, बारिशों में सूट करेंगे और स्विमिंग पूल में सूट करेंगे, ऐसी जगह पे सूट करेंगे। तो लड़कों को फुल कपड़े में पहनाते हो, उसी के लिए स्विमिंग पूल क्या पानी खराब हो जाएगा फुल कपड़े में। बराबर, मतलब विडंबना है, बहुत विडंबना है। और अब किसी को कहने जाए तो वो यही कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे इस बात के ऊपर बात करने वाले। मैं आपको सच में कहूँ, आज इतने उदाहरण आ रहे हैं मेरे दिमाग में और इतनी चर्चा है, मैं सच में कहूँ इन बातों को लेकर के मैं बहुत बार ऑफिस में भी फ्रैंकली चर्चा करता हूँ, और हमारे मैनेजर लोग भी कई बार इस बात को मान जाते हैं, बट समझाने की हिम्मत किसमें होती है, किसमें समझाने की हिम्मत होती है। एक बार मेरे और मेरे दोस्त में से चर्चा चल रही थी, ऑफिस में ही चर्चा हो रही थी। उसने कहा कि यार देख, लड़कों का ट्रेंड ऐसा बदलता नहीं है। लड़कों का क्या है, आपने देखा होगा, लड़कों का ऐसा ट्रेंड बदलता नहीं है। वो एक फॉर्मल शर्ट होता है, एक पैंट होती है, बस नॉर्मल, इसके आगे लड़कों का ज़्यादा कुछ ट्रेंड होता नहीं है। एक जैकेट वगैरह कुछ पहन लिया तो उतना ही, ठीक है। तो वो कह रहा था लड़कियों का ट्रेंड बदलते रहता है, लड़की आज ये पहनेंगी, कल वो पहनेंगी, और ये ऐसे ऐसे कुछ उनका ट्रेंड होता है। यार अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो उनके ट्रेंड के हिसाब से चलते रहते हैं। तो मैंने कहा ये सही है या गलत है, मैंने उसको पूछा ये सही है या गलत है। उसने कहा कि देख, व्यक्ति स्वातंत्र है यहाँ पर। वो लड़के ने कहा व्यक्ति स्वातंत्र है, वो जो व्यक्ति चाहे वो करे, वैसा करे। मैंने फिर उसको यही प्रश्न पूछा, तू व्यक्ति स्वातंत्र की बात करता है, परंतु व्यक्ति स्वातंत्र में और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। जीव स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का ही पोषण करता है, ये बात आप समझना। हमें स्वतंत्र सत्ता वाले जीव बनाने हैं, कोई स्वच्छंदी और स्वैराचार करने वाले नहीं। और आज ये बात है, स्वच्छंदता के नाम पर स्वैराचार ही बहुत बहुत बढ़ रहा है। क्या कहे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं और कुछ ठिकाना नहीं होता है। और फिर और इसी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को तो राग होगा ही, और फिर उसी को लेकर के ये समस्या और आगे बढ़ती है। ये बलात्कार आदि भी होते हैं, ये इसी को तो लेकर के होते हैं। किसी लड़की ने बहुत विषय का शैली कपड़े पहन लिए,
किसी लड़की को हो गया वैसे विकार सता गया, और पुरुष वेद का एक नियम होता है, क्या, वो एकदम से स्पार्क पकड़ लेता है, एकदम से वो पुरुष वेद जागृत हो जाता है, वो विषय वासना इतनी तीव्र होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और फिर ये बलात्कार आदि के केसेस किसी को लेकर के हुआ करते हैं, और बाद में एकदम से वो कषाय शांत हो जाती है, एकदम से कषाय शांत हो जाती है। माचिस की तरह होता है पुरुष, एकदम से जल जाता है और बुझ जाता है वो। और फिर क्यों नहीं ऐसी समस्याएं बढ़ेंगी। लोग कहते हैं कि यार लड़कों ने खराब दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। कौन कहता है कि खराब दृष्टि से देखना चाहिए? माँ और बहन की नज़र से देखना चाहिए, बिल्कुल 100% सही है। परंतु माँ और बहन दिखने लायक कुछ आचरण भी तो किया जाना चाहिए सामने वाले की तरफ। तुम यही कहते रहोगे कि माँ और बहनवत व्यवहार होना चाहिए, तो कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लड़कियां कहे कि भैया मैं तुमको राखी बंधाऊंगी और तुम बराबर मेरी रक्षा करने आना, अरे तुम ऊट पटांग कुछ भी काम करो और बीच में हमको घसीटो, ये थोड़ी ना बात है। तुम पहले अपना आचरण ठीक करो। और इस बात को लेकर के मतलब क्या ही कहे, अभी कितना कहे। आज हालत इतनी खराब है कि आज कुछ कहने भी जाए संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। आज सारे के सारे कानून महिलाओं की तरफ किए गए हैं, सारे के सारे कानून महिलाओं की तरफ किए गए हैं। मतलब कुछ करे तो दिक्कत ही है, इसलिए ऐसे में चुप रहना ही योग्य है। हाँ, तर्क युक्ति से बराबर अपन बात तो सामने रख ही सकते हैं, परंतु कितना कहा जाए। मैं फिर से एक बार वो बात कहना चाहता हूँ, लड़कों को बिल्कुल भी ये कहने का अधिकार नहीं कि लड़कियों ने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ये मैं ही हूँ कहने वाला, समझना, ये मैं ही वो कह रहा हूँ। लड़कियों को बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि वे कहे कि लड़कियों ने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, शालीन कपड़े पहनने चाहिए। लड़कों ने बराबर अपनी तरफ से दृष्टि सुधारनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम लड़कियों को भी ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम तो चाहे वैसे कपड़े पहनेंगे, सामने वाली अपनी दृष्टि क्यों बिगाड़ेगा? सामने वाले ने मेरी दृष्टि नहीं बिगाड़नी चाहिए। किसी को गुलाब जामुन पसंद है और गुलाब जामुन सामने रखा जाए, मुंह में पानी छूटेगा या नहीं छूटेगा? बताइए मुझे, मुंह में पानी छूटेगा या नहीं छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा। और एक वो एज होता है, यौवन का एज ऐसा होता है कि विषय कषाय सताती है, वो विशिष्ट भावनाएं आए बिना रहती नहीं है। और उसमें अगर ऐसे विषय कषाय कपड़े में कोई महिला को देखे तो भोग करने की भावना और प्रबल हो जाती है। तो क्यों वो तो फिर ऐसे उस खराब दृष्टि से ही देखेगा ना तुम्हारी तरफ, सिंपल सी बात है। तो निष्कर्ष ये है कि दोनों ने अपनी तरफ से संभालना चाहिए। दोनों एक दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि लड़कियां ये नहीं कह सकती कि लड़कों ने दृष्टि सुधारनी चाहिए। लड़कियों को बराबर ये नियम होना चाहिए कि वे शालीन वस्त्र ही पहने। ऐसे नहीं कि ट्रांसपेरेंट पहन लिया और कुछ फटा पहन लिया और यहाँ से फट गया, और ऐसे कपड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियों ने बराबर शालीन वस्त्रों में ही आना चाहिए। और अगर लड़कों की तरफ से बात करें तो लड़कों ने भी बराबर से अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने खराब दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये लड़कों की तरफ से भी उतनी ही सही बात है। क्यों? न्याय दोनों तरफ से हुआ करता है, न्याय कभी भी एक तरफी नहीं हुआ करता, दोनों तरफ से न्याय लगता है। ठीक है, चलिए आज काफ़ी बात हो गई, बट ये इसके माध्यम से ही तो कुछ खुलासा होगा, वरना आज उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने, मैं भी वैसे पहनूंगी। और आपको कभी लग सकता है कि यार ये लड़कियों को ही अभी क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है? जहां समस्या ज्यादा है उसी के ऊपर तो फोकस किया जाएगा। आप मुझे बताइए, कभी आपने सुना है क्या कि लड़कों को कपड़े को लेकर के समस्या आई है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा। मैं लिख करके दे सकता हूँ। हाँ, एक आध दूसरा परसेंटेज एक्सेप्शन होता ही होता है, परंतु आप देखेंगे कि एक लड़की ही इतने स्किन फिट कपड़े पहनती है और इतने चुस्त कपड़े पहनती है कि क्या कहा जाए। और उसमें और दिक्कत, उस शर्ट वगैरह भी इतना छोटा पहनते हैं कि बार बार उनका हाथ सिर्फ पीछे जाता है, कहीं अपना शर्ट ऊपर तो नहीं आ रहा, कहीं अपना शर्ट ऊपर तो नहीं, और बार बार उसको नीचे खींचते रहते हैं। इतना ध्यान जाता है उसकी तरफ, क्या कहे, मतलब सामने दिखता है, सामने ऐसे। अब हम कहीं बैठे हैं और कोई सामने वो लड़की कुछ ऐसे काम कर रही है, अब कितना करे, नज़र घुमाए तो कितना करे।
मतलब कितना भी उसको मतलब आंख भी बंद करो तो कभी ना कभी आंख खुलते से वो तो फिर से दिखने ही वाला है। कहने की बात इतनी है, बहुत बहुत विचित्रता आ गई है। और अच्छा, लड़के भी कुछ इसमें कम नहीं है, कभी कभी लड़के भी कुछ अति कर जाते हैं। मतलब ऐसे इतना ऊट पटांग पहनते हैं, उनको खुद को सुध नहीं होती है कि हम क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं, कुछ सुध नहीं होते, कुछ भी सुध नहीं होती है। विचारणीय बात है, विचारणीय बात है। अब मैं कितना कहूँ, कहने से तो कुछ होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने से ही बात होती है। ठीक है, चलिए, चार्वाक मत की चर्चा वैसे अपनी पूरी हो चुकी है। बस अन्य मत निराकरण उपसंहार एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आज कंप्लीट करना है अपन को। आइए, कुछ कहना चाहती हैं? बट मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ, कितने जन मैंने जो अभी बात कही उससे सहमत है? मतलब जेन्युइनली आपको लगता है कि सहमत नहीं, आप वैसे बताइए, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आप बताइए, अगर सहमत है तो सच में बताइए, और नहीं है तो भी बताइए। जी सर, मैं तो 100% सहमत हूँ। मैं तो देखती हूँ इसलिए मुझे तो मालूम। ओके, रेखा जी की तरफ से यस आ गया है। बरोबर है भैया जी, यही है सब। सोशल मीडिया है, अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी और जनरेशन डाउन टू डाउन ही होने वाली है। मतलब कोमल जी की तरफ से भी हाँ आ गया है। बाकी जन भी अवश्य विचार कीजिए। शशि जी, कुमकुम जी, आपकी क्या है? अभी की वेब सीरीज देखी नहीं है, अदरवाइज वेब सीरीज का नाम बहुत लेते हैं ये लोग, सब लोग की वेब सीरीज में बहुत खराब आता है। हाँ। मैंने अभी तक एक भी सीरीज देखी नहीं है, लेकिन सुना बहुत है, मेरी बहनों ने सबने देखी हो तो वो बोलते हैं मुझे कि वेब सीरीज में रियलिटी बहुत है कि अभी क्या चल रहा है ऐसे। मतलब बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत। ये जनरेशन को सर, ये जनरेशन ऐसी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिमाग में एक ही चीज है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर, किसी भी बात को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, ना खाने का, ना पहनने का, ना कोई बोले, ना कोई डांटे, ना कहीं जाना, नहीं कहीं आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एक ही मंत्र में ये अभी की जनरेशन चल रही है, बस इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये फर्क नहीं पड़ने का एकमात्र कारण है भावों की शुष्कता, और भावों की शुष्कता आने का एक और कारण है अध्यात्म से दूर होना। एकमात्र कारण है। अध्यात्म से जितना दूर होंगे ये समस्या और बढ़ती जाएंगी। लोग कहते हैं क्या अध्यात्म, क्या धर्म रखा है, और चाहते हैं कि समस्याओं को निपटाए। संभव नहीं है। मतलब हम परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सो कितनी बात है, परछाई की तरफ छोड़ो, मतलब क्या कहे, सूरज से उल्टा मुख करके। बहुत बहुत आज की जनरेशन सर देखना बहुत मंदिरों में जाती है और बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, वो बहुत सारा करते हैं, लेकिन फिर वहां भी एक विषय का शायद ही भावना हो। यस, करेक्ट करेक्ट। कौन नहीं आया, किसने क्या पहना, ये वाला लड़का आया कि नहीं, ये वाली लड़की आई कि नहीं, ये इस टाइम पे डेली मंदिर जाती है, ये इस टाइम पे डेली पूजा करने जाती है, वहां पे भी विषय का शाही रहता। बिल्कुल सही समझा आपने आज। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मतलब वहां पर भी विषय कशा ही एक भावना हुआ करती है। हाँ, भावना है। मतलब खराब तो हालत है, हालत तो बड़ी खराब है। अब क्या करें। ये युग में तो सर पानी, फिर इससे पानी ऊपर चला गया, अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता। जितना हो सके फिर कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं फिर इसमें मोबाइल को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल को लेकर के आज जितनी नज़दीकियाँ बढ़ गई है, और जितनी ज़्यादा नज़दीकी बढ़ेगी उतनी ये समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आज यहाँ से बैठा वाला आदमी अमेरिका के आदमी के साथ कनेक्ट कर सकता है और उसके साथ चिट चैट हाय हेलो कर सकता है, और फिर उसी देखो ये बलात्कार आदि के केसेस भी कैसे होते हैं। अब स्वयं विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति महिला के ऊपर होता होगा क्या बलात्कार? नहीं, किसी भी महिला के ऊपर नहीं होता। ये पूरा मोस्टली ये प्री प्लान्ड ही हुआ करता है। कैसे? एक महिला नज़र में आती है, और महिला नज़र में आना
अच्छा, बलात्कार कैसे होता होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीकी होती होगी। बहुत ज़्यादा नज़दीकी का कारण क्या होता होगा? थोड़ी नज़दीकी। थोड़ी नज़दीकी का कारण क्या होता होगा? हाय हेलो। ये हाय हेलो से ही पूरा चालू हो जाता है, और हाय से चालू होता है और हाय से ही अंत होता है। क्या क्या कहा? हाय से ही चालू होता है और हाय से ही अंत होता है। क्या फ़र्क है दोनों में? बहुत बड़ा सर। पहला हाय मतलब क्या? नजदीकियां बढ़ाना। यस, एच आई, हाय। अपन कहते हैं हाय हेलो वाला हाय, ठीक है, कैसे हो हाय उसको कहते हैं वो, और अंत उसका हाय से होता है। ये हाय मतलब क्या? हाय हाय ये क्या हो गया। हाँ हाय हाय ये क्या हो गया बिल्कुल सही। हाय हाय ये क्या हो गया मतलब इतना बड़ा अंतर है। इसलिए वो हाय हेलो करना भी आज कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। आप ज़रूर विचार कीजिए। और कई कई आज तो ज़माना और भी बदल गया है। कोई लोग, कोई लड़के इतने लुखे होते हैं, लुखे मतलब भावों से इतने शुष्क होते हैं, उनको सिर्फ दो बातों को लेकर के अपना मतलब साधना होता है। एक, जैसे मैंने कहा, उनको अपनी विषय वासना पूरी करनी होती है, तो उसको लेकर के किसी न किसी लड़की को ट्रैप कर लेते, किसी भोली लड़की को ट्रैप कर लेते हैं। और दो, ऐसी लड़की को देखते हैं जिसके पास माल बहुत है, बहुत माल है, और देखते हैं यार ये लड़की है, अकेली लड़की है, इसके बाप की इतनी बड़ी जायदाद है, कौन भोगेगा इसको, उसके ऊपर डल्ला मारता है। लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर डल्ला मारता है ये। और बहुत ख़राब हालत है। क्या कहा जाए, क्या किया जाए। और लड़कों की तरफ से हालत है, लड़कियों की तरफ से भी वही हालत है। मतलब इतनी विषय कषाय बढ़ गई है कि कोई सुध नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी शुष्कता ही शुष्कता है। सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। सामने वाले को कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी शुष्कता आ गई है। खैर चलिए, शायद कुमकुम जी और शशि जी आपने भी हाँ ही कह दी। मैंने जो प्रश्न पूछा था आपकी तरफ से भी वो हाँ ही आ गया था, ऐसे मैं समझ लेता हूँ। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, आइए थोड़ा सा एक इतना टॉपिक बचा है, उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते, 10 मिनट में हो जाएगा। अन्य मत निराकरण उपसंहार। इसी प्रकार अन्य अनेक मतलब थोड़ा सा रैपिड रीडिंग ही करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा तो मैं कर दूंगा। इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं, वे झूठी कल्पित युक्ति बनाकर विषय कषायासक्त पापी जीवों द्वारा प्रकट किए गए हैं। उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवों का बुरा होता है, तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थ का प्ररूपक है, सर्वज्ञ वितराग देव द्वारा भाषित है, उसके श्रद्धानादिक से ही जीवों का भला होता है। मतलब यहाँ पर एक निष्कर्ष के रूप में आ गए हैं कि जैन मत ही सच्चा मत है, अन्य मत सच्चा मत नहीं। और जैन मत में भी दिगंबर मत सच्चा मत है कि आएगा क्यों, श्वेतांबर मत का आगे खुल करके खंडन किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे जिन मत में जीवादि तत्वों का निरूपण किया है, प्रत्यक्ष परोक्ष 2 प्रमाण कहे हैं। हाँ जी, नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष 2 प्रमाण कहे हैं। सर्वज्ञ वितराग अरहंत देव हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे, सो जानना। अब देखो, थोड़ा सा विवरण तो ये कर चुके हैं, सर्वज्ञ देव का, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निर्ग्रंथ गुरु, इसका थोड़ा बहुत जिक्र तो ये ज़रूर कर चुके हैं, परंतु हो सकता है ये आगे एक विशेष अधिकार लिखने की सोच रहे होंगे, जहाँ पर पूरी की पूरी इसकी चर्चा की जाने वाली होगी। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर देखेंगे इस ग्रंथ में चरणानुयोग है, काफ़ी अच्छे रूप से चरणानुयोग भी लिया गया है, बट फुल फ्लेज चरणानुयोग नहीं लिया। जिस प्रकार अध्यात्म को, न्याय को या फिर कर्णानुयोग को फुल फ्लेज एक एट अ स्ट्रेच चर्चा की गई है, वैसे चरणानुयोग बीच बीच में से आया है। हो सकता है फिर चरणानुयोग की देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, ये आदि विशेष बिंदुओं के ऊपर खुलासा वे बाद में करने वाले हो, और बीच में ही वो प्रकरण छूट गया, फिर पंडित जी को मारा ही गया था वहाँ पर। तो ये आगे विशेष लिखना चाहेंगे, ये यहाँ इसमें से समझ में आते कि पंडित साहब और बहुत लिखना चाहते थे, परंतु पूरा नहीं हो पाया। खैर, यहाँ कोई कहे तुम्हारे राग द्वेष है, इसलिए तुम अन्य मत का निषेध करके अपने मत को स्थापित करते हो,
बहुत ज़बरदस्त बात कहा। सामने वाले कह रहा है तुम तो रागी द्वेषी हो गए ना, कि जिसको लेकर के तुमने फिर अन्य मत का खंडन चालू किया है। वो होता है ना कि जब सामने वाले को हराना होता है तब चिड़चिड़ करने लगता है, तो वैसे ही तुम चिड़चिड़ कर रहे हो, सामने वाले को झूठा ठहरा रहे हो, तुम्हारे तो राग द्वेष के कारण हो रहा है। पंडित जी साहब क्या उत्तर देते हैं, यथार्थ वस्तु का प्ररूपण करने में राग द्वेष नहीं होता। परफेक्ट आंसर। सांझ को आंच क्यों, जो सच्ची बात होती है उसमें राग द्वेष करने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। झूठ कहना कुछ मतलब ही नहीं, झूठ कहना तब राग द्वेष होता है। जब सच्ची बात कहनी होती है, सच्ची बात कहने में राग द्वेष का कोई रोल ही नहीं आता। कुछ अपना प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पाए, इसमें तो हमारी कोई सिद्धि नहीं है। ये तो हम करुणा विना हृदय करी, उसको करुणा को लेकर के हम ये सब बात लिख रहे हैं। फिर वो कहता है यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य मत बुरे और जैन मत भला, ऐसा किस प्रकार कहते हो? साम्य भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो? बहुत ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न का पूछा है कि तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो ऐसा। ये भेदभाव बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये करना तो नहीं चाहिए, परंतु हम जिस राह पर भटक रहे हैं, भटकते थे पहले, वहाँ से हम बच करके आए हैं। हमारे जैसे कितने ही और भोले जीव होंगे जो इस राह पर भटक रहे होंगे, उनको तो कम से कम दिशा निर्देशन करना हमारा एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े साधर्मी के रूप में हमारा एक दायित्व बनता है। हम तो बस उसको बताएंगे सही क्या गलत क्या, निर्णय करना तो सर्वस्वी उसका काम है, ये सर्वस्वी उसके हाथ में है। बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया? तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव तो नहीं है ना। ये एक और तर्क जबरदस्त है। कोई गुड़ और गोबर दोनों को समान माने तो ये तो तुम्हारा अज्ञान है ना। ये तुम नहीं जानते कि गुड़ एक बहुत स्वास्थ्यकारी वस्तु है, गोबर स्वास्थ्यकारी क्या, ये तो कचरे में डालने वाली वस्तु है। मतलब उसको कोई हाथ तक नहीं लगाता। गुड़ को तो बराबर हम मुंह में चखते हैं, उसको मिष्टान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोबर का क्या प्रयोग है ऐसा, बराबर। तो अगर तुम दोनों को समान जानोगे तो तुम्हारा अज्ञान भाव है। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि कोई फर्स्ट रैंक भी लेकर के आया है और कोई फेल हो गया एग्जाम में, और तुम कहते हो नहीं सब बच्चे समान है, सब बच्चे समान है। ये तो तुम्हारा अज्ञान है ना, तुम साम्य भाव थोड़ी ना है ये तुम्हारा। फिर वो कहता है कि आगे पढ़ते हैं, फिर वो कहता है कि सर्व मतों का प्रयोजन तो एक ही है, इसलिए सबको समान जानना। उससे कहते हैं यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किस लिए कहे, बराबर है ना। अगर सभी का लक्ष्य एक ही है तो फिर अलग अलग मत बनाए ही क्यों। एक मत में तो एक प्रयोजन सहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है? परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है सो बतलाते हैं। अब क्या भिन्न भिन्न प्रयोजन है ये आगे अपन चर्चा करने ही वाले हैं। इसकी अन्य मतों से जैन मत की तुलना, ये प्रकरण अपन कल चालू करेंगे। बट पंडित साहब ने अपनी तरफ से एकदम रोक ठोक बात कह दी है कि नहीं, ये राग द्वेष के कारण नहीं हो रहा है, हम तो करुणा बुद्धि से ही ये सब बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो भी अपन रुक जाएंगे। रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।